भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। राजन्या गहरी सोच में डूबी हुई थी। ना चाहते हुए भी इतने सालों बाद आज उसे एक ऐसा फैसला करना पड़ रहा था जिसे वो करना नहीं चाहती थी। काश मैं अनिमेश भैया को कॉल कर पाती, पर वो जहां पर है वहां मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जब तक उनका लौटना होगा तब तक शायद बहुत देर भी हो जाएगी। मुझे इस बार खुद से ही डिसाइड करना होगा। लेकिन एक आइडिया है, देखते हैं। मोबाइल उठाकर कॉल लिस्ट से राजन्या ने तुरंत आखिरी नंबर पे कॉल लगाया। हे, इतनी रात का क्यों कॉल कर रही है तू? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ रुपेश, बस तुमसे एक मदद चाहिए थी। इतनी अर्जेंसी थी कि कल सुबह तक का वेट ही नहीं कर पाई मैं। हाँ हाँ, डोंट हेजिटेट, बोलना क्या बात है। वो बात दरअसल ये है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरे दादाजी का कॉल आया था। वो काफ़ी बीमार है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जितनी जल्दी हो सके मैं उनके पास पहुंच जाऊं। जाने से पहले मुझे वो आखिरी बार देखना चाहते हैं। आई एम रियली टेंस्ड। कहीं सच में उन्हें फिर कभी देख नहीं पाई तो? व्हाट इफ ही... काम डाउन राजन्या, अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो तू वहां उनके पास चली क्यों नहीं जाती? What are you waiting for? कल के कल निकल जा वहां के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ही वही है। मैं और अनिमेश भैया वहां पिछले 20 साल से कभी कदम नहीं रखे हैं। मेरे माँ बाप के कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद हम दोनों को यहाँ मामू के घर भेज दिया गया था। दादाजी ने ही मना किया हुआ था और कसम दिलाई हुई थी कि हम दोनों भाई बहन कभी भी उस घर में ना जाए। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज, पर वक्त के साथ साथ हम दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने आगे से तुझे बुलाया है, सो यू मस्ट गो। यू आर राइट रुपेश, पर मामू हमेशा वार्न किया करते थे कि किसी भी कीमत में मैं भैया को फिलहाल कॉल करके पूछ भी नहीं सकती। ही इज़ आउट ऑफ टाउन, किसी ऐसी जगह जहाँ कॉल नहीं लग पाएगा। सो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तू भी मेरे साथ वहाँ जाएगा प्लीज़? इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर बिजी है तो नो इश्यूज, मैं कोई और रास्ता... वेट, और कुछ मत सोच। आई विल कम विथ यू। कब निकलना है? ओ थैंक्स रुपेश, कल ही चले? या श्योरली। तो मुझे टेक्स्ट कर देना बाकी डिटेल्स। ओके, चल अब सो जा। गुड नाइट। रुपेश और राजन्या अगले ही दिन के फ्लाइट से शिमूल तालाब पहुंच चुके थे। वहां जाकर ही उन्हें इस बात का पता चला कि राजन्या के दादाजी किसी ज़माने में उस गांव के मुखिया हुआ करते थे। रियासत और रुतबे से उनको गांव वाले काफ़ी मान दिया करते थे। उनके तबीयत का पता चलने पर सभी बहुत परेशान थे। किसी ने भी इतने सालों बाद ये उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई भी रिश्तेदार उनसे उनके आखिरी पल में मिलने आ सकते हैं।
राजन्या उस वंश की आखिरी सदस्य थी। उसकी खूबसूरती और अच्छाई 2 ही दिनों में चर्चे का विषय बन गया था। राजघराने का खून दौड़ रहा है, तभी वो इतनी अमीर होते हुए भी उसके पूर्वजों की तरह जमीन से जुड़ी हुई है। यही कहासुनी चल रही थी चारों तरफ। शहर से डॉक्टरों की टोली बुला चुकी थी राजन्या। रुद्र प्रताप के कई बार मना करने पर भी उनकी पोती जिद पे अड़ गई थी। वो आखिरी वक्त तक मौत से अपने दादाजी के लिए लड़ना चाहती थी। आप ही हो जो भैया और मेरे अपने हो। खून के सारे रिश्ते तो कब का हमें तन्हा छोड़कर जा चुके हैं दादाजी। मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ। अब तक की बात और थी। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने हम दोनों को अपने से इतने दूर करके रख दिया था। भैया बस यहाँ आ जाए, फिर हम दोनों आपको हमारे साथ लेकर चले जाएंगे। अरे बिटिया, तुझे मैं बस अपने आखिरी सांस लेने से पहले एक झलक देखना चाहता था। जज्बात में बहकर मैंने तुझे उस दिन बुला तो लिया था, पर मैं नहीं चाहता था कि तू यहाँ सच में आ जाए। जब तक तुझे मना करने का सोचा, तू यहाँ के लिए निकल चुकी थी। मेरी बात मान, अब तू यहाँ से जल्द वापस चली जा। यहाँ रहना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मुनीम जी से कहकर तेरे जाने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। मैं आपको ठीक करके यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगी। उससे पहले मेरा कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तू क्यों नहीं समझ रही है बेटी? रूपेश बेटा, तुम ही इसे समझाओ अब। दादाजी, मैं भी राजन्या के बातों से सहमत हूँ। हम दोनों इतना खुदगर्ज नहीं बन सकते हैं। रुद्र प्रताप ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, जब तक तुम दोनों यहाँ हो, तुमसे एक गुजारिश है। मैं जानता हूँ तुम्हारे ख्यालात यहाँ के सोच से अलग है, पर फिर भी पिछले 2 रात मुझे इतना होश नहीं था, सो बता नहीं पाया। आज कह रहा हूँ। आधी रात में अपने कमरे से बाहर गलती से भी मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? लेकिन क्यों दादाजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले दिन से ही रसोइये से लेकर यहाँ पे काम करने वाले हर नौकर चाकर यही बात क्यों दोहराए जा रहे हैं? वजह मैं नहीं बता सकता। बस तू और रुपेश बेटा ये याद करके रखना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजन्या देर रात तक बिस्तर पे लेटे हुए करवटें बदल रही थी। आज उसके आंखों से मानो नींद ओझल हो चुकी थी। दादाजी के चेतावनी देने पर ही उसका पूरा ध्यान उन ख्यालों में उलझ गया था। पानी, पानी, कोई है? रघु, कहाँ है तू? अरे
ये तो दादाजी की आवाज़ है। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। राजन्या दौड़ते हुए रुद्र प्रताप के कमरे तक पहुंच जाती है, पर उसके कदम उनके दरवाजे के बाहर ही रुक जाते हैं। अब तक जिस दादाजी के आवाज़ से वो उनके कमरे तक आकर पहुंची थी, वो उस वक्त बिस्तर पे गहरी नींद में सोए हुए थे। बिना कोई आवाज़ किए राजन्या कमरे से बाहर आ जाती है। बैल्कनी से गुजरते हुए उसे जल्द से जल्द अपने कमरे तक पहुंचना था, क्योंकि रात में बाहर आने से उसे बार बार मना किया गया था। कुछ ही दूर जाने पर उसे किसी और की आवाज़ सुनाई देती है। नहीं, ये आवाज़ उसके दादाजी की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे बंद कमरे में वो गूंज रही थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए उस सुरीली धुन को सुन पा रही थी राजन्या। पिया मोसे बोलना, पिया मोसे बोलना, ऐसे काट रतिया जैसे बिरहा सौतनिया, पिया पिया मोसे बोलना, पिया मोसे बोलना। दरवाजे पे थोड़ा दबाव डालने पर वो खुल जाती है। कमरे में तब भी वो गाना ग्रामाफोन पे बजता हुआ सुनाई दे रहा था। राजन्या आगे बढ़कर उस ग्रामाफोन की तरफ गौर से देखने लग जाती है। उस गायकी में कुछ ऐसी कशिश थी जिसे अनसुना कर पाना नामुमकिन सा था। ग्रामाफोन पे अपनी उंगलियां फेरती हुई किसी अलग ही ख्यालों में खो गई थी राजन्या। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बरसने लगी थी। तू यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही है? दादाजी को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए, चल यहाँ से। अरे चल राजन्या, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सूनी निगाहों से रुपेश के चेहरे को मानो पढ़ते हुए राजन्या ने कहा, कितना आसान होता है ना यूं कहीं से चले जाना। जाने वाला तो चला जाता है, पर पीछे मुड़कर देखता तक नहीं कि उसने किस किस को क्या क्या दर्द दिया है, क्या खोया है, क्या कीमत चुकानी पड़ी है उस तन्हा। क्या बोले जा रही है यार? हैव यू गॉन नट्स? चल यहाँ से, फिलोसफी कल झाड़ लेना। राजन्या के कलाई को एक तरह से दबोच कर ही अपने साथ उसे खींचता हुआ उस कमरे से बाहर निकल जाता है रुपेश। सुबह होते ही हवेली में चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि उस खानदान का एकमात्र वारिस अनिमेष हवेली में आ पहुंचा था। किसी राजकुमार के जैसे आओ भगत में लगे पड़े थे पूरे घर के नौकर चाकर। रुद्र प्रताप की तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ चुका था, इसलिए वो अपने पोते पोती के साथ नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। पर किसी अनजान वजह से
आज राजन्या की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो थोड़ी थकावट महसूस कर रही थी। रसोइये से कहकर आज उसका पसंदीदा नाश्ता आलू पूरी बनवाया गया था, पर उसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनिमेश समझाते हुए उसे बोला, राज, अगर तेरा मन नहीं तो तू कोई सूप ही खा ले, पर ऐसे भूखी मत रहे। पता चला दादाजी तो बिल्कुल तंदुरुस्त बन गए, पर हमें राजन या दादी माँ का सेवा में लग जाना पड़ा। मजाकिया अंदाज में रुपेश ने भी संगत देते हुए कहा, और नहीं तो क्या, दादाजी पे तो दवा का असर होता है, पर तेरे जैसे चुड़ैल के लिए यहाँ पे दवाई मिल पाना मुश्किल है। रुद्र प्रताप भी इस बार हंस पड़ते हैं, पर तभी अचानक सबको चौंकाते हुए राजन्या अपनी जगह पे उठ खड़ी होती है और गुस्सैल निगाहों से अनिमेश को देखते हुए बोलती है, आज अगर मेरी बारी है तो कल तेरी बारी भी आएगी, बस कुछ पलों का इंतजार है। अनिमेश कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वहां से पैर पटकते हुए राजन्या चली जाती है। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।